Okay, students. So today's now we are going to discuss the next part of the previous year board exam questions, electrostatic potential and capacitor. जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया एंड टुडेज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली. They are connected by a wire. Obtain the expression for the charges on A and B in equilibrium condition. देखिए इस क्वेश्चन को हम एक फिगर से समझ लें यहां पे, और फिगर से समझने के लिए यहां पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग यहां पे कोई दो बॉल्स लेते हैं ए एंड बी. सपोज हम लोगों ने एक कोई बॉल लिया ए, ये कोई बॉल हम लोगों ने ए ले लिया, और एक कोई हम लोग यहां पे बॉल ले लेते हैं बी, और इन दोनों बॉल्स के नेम इस तरीके से हम लोग शो कर देते हैं ए एंड बी. और रेडियस की बात कर लें तो इन्होंने जैसे बॉल ए का रेडियस कितना गिवन था R1, और बॉल बी जो है उसका रेडियस कितना गिवन है R2. और चार्जेस की बात करें तो इन पर चार्जेस अगर आप देखेंगे दैट इज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर. और जब अगर इन्होंने क्या रखा है कि बॉल ए को बॉल बी से कनेक्ट किया जाए किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो हम लोगों को आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में जाके पढ़ा होगा, वहां पे आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं हमारे में जाके, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल, ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो वहां पे मैंने आपको बतलाया था कि जब कभी किसी दोनों बॉल्स को किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, देन द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टू द लोअर पोटेंशियल कंडक्टर टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. इन्होंने क्या रखा है कि जब हम कभी किसी हायर पोटेंशियल के कंडक्टर को, जब कभी भी हम किसी दो डिफरेंट चार्जेस के कंडक्टर्स को किसी मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हायर पोटेंशियल के कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल के कंडक्टर पर चार्ज का तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए. और इस पोटेंशियल को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल. तो जैसे कि न्यूमेरिकल में क्या रखा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द चार्जेस ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनके जो नए चार्जेस होंगे, लेट कर लेते हैं कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज ऑन द कंडक्टर ए इज Q1 डैश एंड द चार्ज ऑन द कंडक्टर बी इज Q2 डैश. तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को यहां पे Q1 डैश, यहां पे जैसे इन्होंने क्या रखा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और Q2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स यहां पे जैसे कि हम देख लेते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखेंगे फाइनल चार्ज के इक्वल होता है, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे जो किसके इक्वल होगा, Q1 डैश और प्लस यहां पे Q2 डैश के. आपको पता है कि जब हम लोग इसे मेटालिक वायर से नहीं जोड़े थे तो इन दोनों कंडक्टर पर टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2. और जब मेटालिक वायर से जोड़ दिया तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो नए चार्जेस हैं वो क्या है, Q1 डैश एंड Q2 डैश. तो Qi इज इक्वल टू QF इनिशियल, यानी कि Q1 प्लस Q2, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश प्लस Q2 डैश. और टोटल चार्ज लेट कर लेते हैं कि टोटल चार्ज यहां पर कितना होगा, Q होगा. तो इतना जब हम लोग यहां पे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं. जब दोनों वायर को हम लोग दोनों बॉल्स को किसी कनेक्टेड कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, यहां पे लिख देते हैं व्हेन द बॉल्स आर कनेक्टेड, व्हेन द बॉल्स आर कनेक्टेड by a wire,
जब इन दोनों बॉल्स को किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो आपको मालूम है कि कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2। और जैसे कि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज K Q अपॉन R होता है फॉर्मूला, तो V1 की वैल्यू लिख देंगे तो K आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज लेके चलेंगे Q1 डैश अपॉन नीचे कितना R1, और यहां पे बात कर लेंगे तो K और यहां पे Q2 डैश और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R2। और K से यहां पर अगर हम लोग देखेंगे K से K कैंसिल होगा और आपको एक चीज देखने को मिलेगी Q1 डैश इज अपॉन नीचे आप देखेंगे Q2 डैश इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे R1 अपॉन R2, ये हम लोगों ने यहां पे इसको फाइंड आउट किया। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलता है Q1 डैश R1 इज इक्वल टू Q2 डैश R2। और जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर यहां पे हम Q2 डैश को रिप्लेस करते हैं, यहां से अगर आप देखते हैं अगर हम Q2 डैश को रिप्लेस करेंगे तो Q2 डैश को रिप्लेस करने पे हम लोगों को देखने को मिलेगा Q1 डैश R1 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस के Q1 डैश और इनटू ये आप देखेंगे R2 हो जाएगा। आगे इसी में हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके जब देखें तो ये आपको एक चीज देखने को मिलेगा Q1 डैश R1 और यहां पे QR2 और माइनस Q1 डैश R2 ऐसे रहेगा, और ये Q1 डैश इधर हम लोग ले जाएंगे और Q1 डैश को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू QR2, ये ऐसे वैल्यू आएगी। या Q1 डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं QR2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। हम चाहें तो यहां से हमें मालूम है कि Q जो है वो किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 के इक्वल है, तो कैपिटल Q को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो मेरे पास Q1 डैश इज इक्वल टू देखने को मिलेगा Q1 प्लस Q2 और R2 नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ये हम लोगों ने आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कंडक्टर पे चार्ज है वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया। ये Q1 डैश चार्ज को फाइंड आउट किया। अगर हम लोग Q2 डैश चार्ज की बात कर लें कि Q2 डैश चार्ज क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों को मालूम है ऊपर जैसे कि हम लोगों ने देखा है यहां पे कि Q1 प्लस Q2 डैश की वैल्यू यहां पे जैसे अगर हम लोगों ने देखा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q है, तो यहां हम लोग चाहें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 डैश, यहां पे एक बार हम लोग लिख लेंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो Q2 डैश इज इक्वल टू यहां पे आप देख सकते हैं कैपिटल Q माइनस के Q1 डैश। कैपिटल Q को हम लोग ऐसे ही रखते हैं और Q1 डैश की ये वैल्यू हम लोग उठा के यहां पे पुट करेंगे तो Q और ये यहां पे कितना हो जाएगा R2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। Q जब हम कॉमन लेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा R1 प्लस R2 माइनस R2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिला Q2 डैश की जो वैल्यू आई है दैट इज QR2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां पर भी कैपिटल Q को अगर हम रिप्लेस कर लें तो Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 R2 और अपॉन नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन या आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दोनों कंडक्टर्स पे जो नए चार्जेस होंगे वो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेंगे, उनकी वैल्यूज होगी Q1 डैश के लिए और Q2 डैश के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पावर पॉइंट पे एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा समझ लें। तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द इनिशियल चार्ज इक्वल टू द फाइनल चार्ज QI इज इक्वल टू QF एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन में चार्जेस तो उनका सम Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश एंड द टोटल चार्जेस द Q।
When two balls are connected with the wire, then the charge is transferred from higher potential conductor to the lower potential conductor till their potential becomes equal. And this potential is called the common potential. So V1 is equal to V2. And we know the electric potential due to a point charge is V is equal to KQ upon R. So V1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे? KQ1 dash upon R1 and V2 की जगह KQ2 dash upon R2. K से K कैंसिल होगा, Q1 dash upon R1 is equal to Q2 dash upon R2. क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां पे इस तरीके से देखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे Q2 की जगह, तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। और जब यहां से Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डैश की, तो Q के टर्म्स में वो ऐसे आएगा, और अगर स्मॉल Q1 के टर्म्स में देखें तो ये आएगा। ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग इस तरीके से Q2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे कह रखा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 having charge Q is connected to an identical uncharged capacitor C2 in series. What would be the charge accumulated on the capacitors? इन कैपेसिटर्स पर चार्ज क्या होगा? फिर एक सी पार्ट है, सी पार्ट तो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं बता दूं यार कि यहां पर आपने देखा कि जो कैपेसिटर C1 है उस पर कितना चार्ज है? कैपिटल Q। और चूंकि जो दूसरा कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, तो एवरेज चार्ज की बात करेंगे तो 0 प्लस Q अपॉन 2, तो 1/2 Q पहले वाले पे आएगा और 1/2 Q दूसरे वाले पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस द कैपेसिटर C2 इज अनचार्ज, सो व्हेन कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 charge to Q, then charge Q is equally shared and charge acquired by a capacitor C2 is Q by 2. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है? 3 identical capacitor, each of capacitance 3 microfarad are connected in series, for then parallel combination to the common source of V volt. Find out the ratio of the energy stored in the two configuration. तो यहां पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्होंने क्या रखा है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, और कोई भी 3 कैपेसिटर हैं चूंकि आइडेंटिकल हैं और सारे के सारे 3 माइक्रोफैरड के हैं, देन C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, 3 माइक्रोफैरड उनका कैपेसिटेंस है। पहले सीरीज में जोड़ते हैं इनको, तो सीरीज में कनेक्ट अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन, यहां पे CS लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहां अगर आप देखेंगे 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये 3 अपॉन 3 आएगा। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1, या CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। पैरेलल की बात कर लेते हैं कि इन पैरेलल की बात कर लूं तो पैरेलल में आपको पता है कि CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब आप इनको ऐड करोगे 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये बेटा 9 माइक्रोफैरड ऐसे आ जाएगा। एनर्जी मुझे निकालनी है कॉमन, दोनों का एक ही पोटेंशियल है V, हम लोगों को एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, US अपॉन UP फाइंड करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी क्या होगी? एनर्जी हम लोग जानते ही हाफ CV² होता है, CS कर दूंगा यहाँ पे, और अगर पैरेलल में है तो यहाँ पे CP कर दूंगा। पोटेंशियल सेम है, V सेम रहेगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? CS अपॉन CP। CS 1 है, CP कितना है? 9 है। तो इस तरीके से US अपॉन UP का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा? यहां पे आप देखेंगे 1:9। ओके स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम लोग पावर पॉइंट पे समझ लें थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सीरीज में इनका वैल्यू कितना आएगा? 1 माइक्रोफैरड। पैरेलल में डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। सीरीज में एनर्जी क्या होगी? हाफ CV², वैल्यू पुट करेंगे। पैरेलल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे इस तरीके से, और जब रेशियो इनका निकालेंगे तो आप देखेंगे 1:9 हम लोगों का ये आंसर शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है? द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड in two ways. In the first case,
it is filled with a slab of dielectric constant K. In the second case, it is filled with the two slabs of equal thickness and dielectric constant K1 and K2 respectively, as shown in the figure. The capacitance of the capacitor is same in the two cases. Obtain the relationship between K, K1 and K2. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे दो फिगर है। इन्होंने क्या रखा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, जिसे हमने कंप्लीटली फिल किया है दो तरीके से। पहले केस में आपने देखा कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक आपने फिल करके रखा हुआ, पूरे में, जिसने पूरी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कवर करी और पूरा एरिया कवर किया। दूसरे केस में आपने देखा कि दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक लिए, एक आपने क्या लिया K1, दूसरा डाइलेक्ट्रिक आपने क्या लिया K2, और इनको जब आपने फिल किया तो आपने देखा होगा कि K1 ने प्लेटों के बीच की कितनी डिस्टेंस कवर करी, d/2, और K2 ने अपनी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी कवर करी, d/2, लेकिन एरिया दोनों ने कवर किया। तो इस तरीके से इन्होंने ये कह रखा है कि बताओ अगर इन केस 1 और केस 2 दोनों के कैपेसिटेंसेस आपस में इक्वल हैं तो K1 K2 के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए आप ध्यान से देखें इसको। आगे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर मैनर में, तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी इस तरीके से कि दो फिगर लिए थे इन्होंने। एक कैपेसिटर की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, सॉरी इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से था, जिसमें फुली यहां पे आपने देखा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था K। ये कोई केस 1 था, पहला वाला केस, जिसमें उसने पूरी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कवर करी थी और एरिया भी पूरा इस तरीके से कवर किया हुआ था। सेकंड केस की अगर हम लोग बात कर लें तो सेकंड केस में अगर आप देखेंगे इस तरीके से प्लेटों के बीच की डिस्टेंस और एरिया सेम, कोई चेंज नहीं, बस फिलिंग थोड़ी सी अलग, जिसमें दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स लिए इन्होंने, दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स लिए और उनको इस तरीके से फिल किया। हाफ स्पेस में इस तरीके से एक कोई डाइलेक्ट्रिक ये ले लिया और नेक्स्ट हाफ स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे ले लिया। दोनों डाइलेक्ट्रिक्स ने प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी कवर करी, d/2 और d/2 यहां पे, और एरिया सेम कवर किया। इसने भी एरिया सेम कवर किया और इसने भी एरिया सेम कवर किया। ये मेरे पास कोई इसका केस 2 था। तो इन्होंने क्या रखा कि अगर दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल है तो K और ये K1 और K2 इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं इन केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट की बात करें तो मेरे पास में पहले केस में C1 इज इक्वल टू आपको मालूम है F∉0 KA/D। अगर हम केस सेकंड की बात कर दें, इन केस सेकंड में क्या कंडीशन आ रही है देखेंगे आप सामने। इसके लिए क्या आएगी जब हम लोग निकालेंगे तो ऐसा करते हैं C' इज इक्वल टू F∉0 K1A और अपॉन D की जगह क्या रखेंगे d/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2F∉0 K1A अपॉन D। और C" की बात कर रहे हैं तो 2F∉0 K2A और अपॉन D, ये ऐसे आ जाएगा। और जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है ये दोनों ही यहां पे किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में अगर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेंगे, जिसे हम C2 ले लेते हैं, तो 1/C' प्लस 1/C'। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 1/C2 इज इक्वल टू 1/C' की जगह रखूंगा 2F∉0 K1A अपॉन D। तो ये अपॉन D कहां चला जाएगा, ऊपर। इस तरीके से यहां पे भी देखेंगे तो D की जगह 2F∉0 K2A
और जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो d अगर हम कॉमन ले लेते हैं अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a के साथ, तो ब्रैकेट में आता है मेरे पास 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। एलसीएम अगर ले लें तो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a इन ब्रैकेट k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। और अगर हम लोग ये 1 अपॉन c2 का वैल्यू आया, अगर c2 इज इक्वल टू देखेंगे देन 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इन ब्रैकेट k1 k2 अपॉन कितना हो जाएगा k1 प्लस k2। और स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग लिख देते हैं वेयर, जहां पे हम लोगों को गिवन है कि c1 इज इक्वल टू c2। और केस 1 में अगर आप देखेंगे दैट इज एप्सिलॉन नॉट ka अपॉन d इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इन ब्रैकेट कितना मेरे पास k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, k इज इक्वल टू 2 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये यहां पे हम लोग स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं k k1 और k2 के बीच रिलेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग चाहें तो इसको एक पावर पॉइंट पे एक बार जाके और समझ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे केस 1 में आपने देखा कि C1 किस तरीके से हम लोगों ने निकाला, जब पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था जिसने प्लेटों की बीच की डिस्टेंस और एरिया पूरा कवर किया था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ka अपॉन d, ये C1 की वैल्यू है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं केस सेकंड की, देन इट इज फिल्ड विद द टू स्लैब्स ऑफ द इक्वल थिकनेस विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 एंड k2 रिस्पेक्टिवली। और यहां पे दो वेज हैं, कैपेसिटर्स कनेक्टेड कैसे हैं सीरीज में, C1 और C2 कॉम्बिनेशन 2। आगे देखिए C1 डैश निकाला हम लोगों ने, C2 डैश निकाला, और जैसे कि आपको पता है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C2 ऐसे फाइंड आउट किया। और फिर चूंकि इन्होंने C1 इज इक्वल टू C2 गिवन है, तो रिलेशन हम लोगों का ये k के टर्म्स में इस तरीके से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क shown in the figure when each capacitor is of 1 microfarad, when the ends x and y are connected to a 6 volt battery, find out the charge and energy stored in the network। देखिए एक फिगर मेरे सामने ऐसे दिया गया है, और इसमें जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैरड के हैं। और इन्होंने क्या रखा है कि जो x और y एंड है उनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो क्या रखा है कि मुझे चार्ज फाइंड करना है, पूरे नेटवर्क का चार्ज फाइंड करना है, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की बात नहीं करी अभी इन्होंने, और हमें एनर्जी भी पूरे नेटवर्क की फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर को चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहां अगर आप देखें बहुत अच्छे से तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई हो रही है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S के है तो ब्रिज इज बैलेंस होता है, तो इस वाले पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग यहां से डिस्कनेक्ट कर दें, तो इस कंडीशन को अप्लाई करने पे मेरे पास फिगर ये रह जाता है। अब आपको पता है कि जो भी चार्ज जाएगा वो चार्ज यहां पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए Q1, और यहां पे क्या हो जाएगा Q2, ये Q1 यहां पे आएगा, और ये Q2 मान लीजिए आपका यहां पे आएगा, और ये फिर मिलके क्या हो जाएगा Q। तो ये दोनों जब आप जोड़ेंगे सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने पे इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, CY2, और इनके इक्विवेलेंट की बात करेंगे दैट इज ऑल्सो CY2, और फिर इनको अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो CY2 प्लस CY2 कितना हो जाएगा, C। तो ये आपके पास में फाइनली फिगर यहां पे देखने को मिलेगा। तो जब यहां तक आपको ये आ गया है समझ में, तो हम लोग यहां पे जैसे चलते हैं, C मेरे पास में इक्विवेलेंट आपने फाइंड कर ही लिया है इनका व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से, और VA इज इक्वल टू VB हो गई, चूंकि ब्रिज कैपेसिटर हमारे पास में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने निकाल ही दिया इनका आपके पास में 1 माइक्रोफैरड। चार्ज की बात कर लेंगे तो Q इज इक्वल टू CV होता है चार्ज का फॉर्मूला। पोटेंशियल आपके पास में कितना दिया गया है, 6 x और y के बीच में, C आपके पास में 1 माइक्रोफैरड है,
तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे नेटवर्क पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 6 माइक्रोकूलम। अगर एनर्जी की बात कर लें कि एनर्जी, जैसे इन्होंने पूछा है कि एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो हाफ CV स्क्वायर जब हम लोग अप्लाई कर देंगे तो यहां पे आप देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू इज इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा 18 माइक्रोजूल। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे बने रहें आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।